हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करेंगे वो आपके हैं CFT या फिर कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये आज जो अपन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, जो स्प्लिटिंग आपके बात कर रहे थे कि भी ऑर्बिटल के अंदर स्प्लिटिंग होगी, तो आज अपन किसके लिए बात करेंगे? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, जो आपके चतुष्फल के यौगिक होते हैं या चतुष्फल के जो संकुल निर्माण किए जाते हैं, आज अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अगर बात की जाए कि अपने को पता है कि भाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसे कहेंगे, तो यहाँ पर अपने को पता है कि भाई जब कोई धातु आयन, खासकर कौन सी हो, ट्रांजिस्ट एलिमेंट हो या फिर कह दें डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो, तो जब इनका आपके क्या किया जाता है, इनके साथ लिगेंड जुड़ता है। खासकर आपको पहले प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है कि जब आपका एक तो रेनाइन और दूसरा उदासीन लिगेंड जुड़ा हुआ हो, ये जब दोनों उपस्थित होते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो डी ऑर्बिटल है, जिसको अपन क्या बोल रहे थे, संभ्रंश डी ऑर्बिटल बोल रहे थे, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जैसे ही लिगेंड उसके साथ जुड़ता है, उसके साथ अप्रोच दिखाता है, तो आपका जो डी ऑर्बिटल है ये क्या हो जाता है, विपाटित हो जाता है। विपाटित होकर अगर बात करें अपने ऑक्टाहेड्रल के लिए, अपने प्रीवियस वीडियो में देख लिया, तो अपन उसकी बात नहीं करेंगे। आज अपन इसमें बात करेंगे टेट्राहेड्रल। तो जैसे ही जो है आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के देख रहे हैं, तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल के पास जैसे ही आपका जो है लिगेंड आकर व्यवस्थित होता है, तो आपका जो डी ऑर्बिटल है ये विपाटित हो जाता है। जिसमें अगर बात करें कि जो आपका ऑर्बिटल है ये सामान्यतः उच्च ऊर्जा कक्षक और निम्न ऊर्जा का कक्षक हो जाता है। अब यहाँ पर जो आपने ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़ रखा है उसके जस्ट विपरीत आपको यहाँ पर स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। इसका मेन आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मैंने ये आपके क्या बना रखे हैं, 5 डी ऑर्बिटल बना रखे हैं। ये आपके 5 डी ऑर्बिटल हैं और जब इनके लिगेंड इनके क्या होता है, संपर्क में आता है, तब क्या देखने को मिलता है कि डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं और स्प्लिट होकर उच्च ऊर्जा और निम्न ऊर्जा के कक्षकों में विपाटित हो जाते हैं। अब देखना है यहाँ पर कि भाई ये तो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं, इनमें स्प्लिटिंग होगी। तो यहाँ पर क्या बताया कि जब यहाँ पर आपका टेट्राहेड्रल स्थिति हो, तो इसके लिए क्या देखोगे कि सामान्यतः यहाँ पर जो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था उसके जस्ट विपरीत है, आपको यहाँ पर जो स्प्लिटिंग है वो देखने को मिलेगी। अब स्प्लिटिंग किस तरह से, जैसे ऑक्टाहेड्रल के लिए था ये आपका Eg कक्षक, हायर ऊर्जा का, अब यहाँ पर Eg की जगह क्या आ गया, T2। यहाँ पर बात करें निम्न ऊर्जा का कक्षक T2G था, अब यहाँ पर ये कौन सा हो जाता है, E। यानी यहाँ पर इसके लिए एक तो सिंबल भी चेंज हो जाते हैं और दूसरा इनमें ऊर्जा लेवल भी बदल जाता है। अब यहाँ पर E, जो आपका E कक्षक है, ये आपके निम्न ऊर्जा के कक्षक है। सामान्यतः इनको जब एक्सप्लेन किया, जब अपन ने कहा कि भाई ये कौन से dx² - y² और dz², जो निम्न ऊर्जा के कक्षक है वो कौन से हैं, dx² - y² dz², ये निम्न ऊर्जा के आपके कक्षक होंगे। इसी तरह से अगर बात करें हायर एनर्जी वाले, तो ये dxy dyz dxz। तो स्प्लिटिंग के फलस्वरूप आपका जो है विपाटन होता है, जिसमें T2 कक्षक उच्च ऊर्जा का होगा और E कक्षक निम्न ऊर्जा का कक्षक होगा, जिसमें जो आपके T2 है उसके अंदर 3 कक्षक आएंगे, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो है नॉर्मली आपका वितरण होता है। तो जो अपने बात की गई कि भाई ये कौन सा है, dxy, उच्च ऊर्जा का dxy dyz dxz, ये 3 उच्च ऊर्जा के कक्षक होंगे आपके इसके अंदर। दूसरा नीचे आपके
जब अपन बात करेंगे निम्न ऊर्जा के कक्षक, तो निम्न ऊर्जा कक्षक कौन सा है? ई के अंदर बात करें dx² - y² और dz²। ये कक्षक मुख्य रूप से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मेनली जो आपको जो ध्यान रखने हैं कि ऑक्टाहेड्रल और जो टेट्राहेड्रल है उसमें मुख्य अंतर आपको एक तो स्प्लिटिंग का मिलेगा। हालांकि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन वो तो है ही कि, लेकिन शुरुआती जो पहली चीज़ आपको ये ध्यान होनी चाहिए कि स्प्लिटिंग आपके इस तरह से होंगी और कक्षकों का अलग अलग नाम देखने को मिलेगा। उच्च ऊर्जा का कक्षक T2, निम्न ऊर्जा का कक्षक E। तो अब यहाँ पर बात करें, इनमें जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। अब यहाँ पर देखिए संक्षेप में अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक जो ये एनर्जी लेवल है इसको बोला जाता है डेल्टा टी, या जिसको अपन CFSE के नाम से भी जानते हैं। इसको किससे दिखाएंगे अपन? डेल्टा टी। देखिए वहाँ पर अपने डेल्टा नोड लिखा था, यानी डेल्टा 0 बोल दें या डेल्टा नोड के रूप में लिख रहे थे। यहाँ पर इसको किसके द्वारा लिखेंगे? डेल्टा टी के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। ये मुख्य रूप से आपको इसके अंतर जो है ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए निम्न ऊर्जा के कक्षक और उच्च ऊर्जा कक्षक अपने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर सुनना है दोनों के बीच का अंतर डेल्टा टी हो गया, और डेल्टा टी को अपन इसमें 10 dq भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 10 dq के रूप में भी क्या किया जा सकता है? प्रदर्शित किया जा सकता है। अगर यहाँ पर बात करें स्थायित्व की, तो स्थायित्व के जो है एक दूसरे के विपरीत आपको देखने को मिलेगा। मतलब CFSE का मान वही ऋणात्मक होगा, इसका मान क्या होगा? ऋणात्मक। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो ये ऊर्जा है उसका मान बदलता है, यहाँ पर इस ऊर्जा का मान भी नहीं बदलेगा। ये भी एक खास आपको ध्यान रखनी है। ये कैसी होगी? आपके नेगेटिव फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। जिसमें बात करें कि जो आपका जो गुरुत्व केंद्र नियम है उसके अंदर अगर अपन बात करें तो जो आपका ई कक्षक है, ठीक है, ई कक्षक की जो ऊर्जा है इसको 0.6 डेल्टा टी के रूप में लिखा जाएगा, या फिर क्या लिख दें आपका? इसको क्या लिख सकते हो? तो 6 dq लिख दें। ये सामान्यतः किस तरह की ऊर्जा है? जो उत्सर्जन के कारण उत्पन्न हुई है, ठीक है। इसी तरह से बात करें यहाँ पर आपका जो T2 होगा, तो T2 के अंदर 3 होंगे, तो यहाँ पर जो T2 है उसकी जो अवशोषण, जो T2 है ये क्या है? अवशोषण ऊर्जा। ये उत्सर्जन ऊर्जा, उत्सर्जित ऊर्जा है, ये अवशोषित ऊर्जा है। तो इसका मान 0. dt या फिर 4 dq देखने को मिलता है। यहाँ पर ये दोनों मान। अब यहाँ पर चीज़ समझनी है कि सामान्यतः चतुष्फलकियों के लिए अगर अपन CFSE का मान अगर काउंट करते हैं तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, सामान्यतः अगर बात की जाए तो आपको फॉर्मूला है जो आपके पहले लिख रखा था उसके जस्ट विपरीत देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर CFSE इक्वल्स टू क्या देखने को मिलेगा? -0.6। अब यहाँ पर देखिए वहाँ पर डी नोड सिंबल लगाया था, तो यहाँ पर आपका सिंबल क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डेल टी एन, और एन के अंदर अब जो कक्षक है उसको दिखाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा आ गया? ई। कौन से कक्षक के लिए बात की है? निम्न ऊर्जा कक्षक के लिए। प्लस, तो यहाँ पर देखिए प्लस का सिंबल है 0.4, और डेल्टा टी, और यहाँ पर भी अपन जो एन है जो अपन ने पहले बता रखा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो अब उसको लिखेंगे। और यहाँ पर क्या लिख देंगे? कौन सा लिखेंगे? T2G? नहीं, यहाँ पर लिखेंगे T2। बस ये जो कक्षक है इनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे। यहाँ पर मेन तो n है वो पता होना चाहिए आपको। तो n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की
संख्या है जो Eg में भी उपस्थित है और T2g में भी उपस्थित है। अब जिसमें इलेक्ट्रॉन की जैसी स्थिति होगी उसी के अनुसार अपन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ पर मुख्य रूप से स्प्लिट होकर आपका उच्च ऊर्जा कक्षक और निम्न ऊर्जा कक्षक बन जाता है। निम्न ऊर्जा कक्षक E है और उच्च ऊर्जा कक्षक T है। तो ये तो जो आपके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है आपके किस में बात करें, T2 के अंदर हो जाती है। अब इसमें थोड़ा सा अपन इसमें जो इनमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात करें। देखिए यहाँ पर अब अगर बात की जाए कि जब आपका विन्यास कैसा हो, D1 व D2 हो, सबसे पहले इसी के लिए समझना है कि जब आपका विन्यास कैसा हो D1 व D2, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा जो आपका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या लिखना है, E1 क्या लिखना है, E1 लिख दे सीधा। और अब देखिए T2 के अंदर है ही नहीं इलेक्ट्रॉन तो अपन क्या लिख देंगे E1 कि भाई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया और निम्न ऊर्जा कक्ष में अपने आप क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। इसमें लिगेंड का कोई रोल नहीं है कि लिगेंड किसी तरह का हो, ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह से होंगे। दूसरा सुने, अगर D2 स्थिति हो तो D2 के अंदर भी वही स्थिति, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन E2। अब यहाँ पर ध्यान रखना है इस एक ही कक्षक में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि रिक्त कक्षक उपलब्ध है तो अयुग्मित स्थिति है वो ज़्यादा स्थायित्व वाली है, तो पहले ये वाला भर जाएगा। D1 D2 के लिए अगर बात की जाए तो इनमें ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। इसके अलावा सुनना है, इसके अलावा बात करें कि भाई यहाँ पर विन्यास कैसा हो, एक तो आपका D9 हो और दूसरा D10, तो उसमें भी इसी तरह की जो स्थिति है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये स्थिति देखिए, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या E4। अब यहाँ पर D9 के लिए मैं देखिए एक बार विन्यास लिख रहा हूँ, आप इसको समझेंगे। ये आपका D9 विन्यास है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, दो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें लिगेंड की स्थिति भी यहाँ पर कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर अयुग्मित स्थिति वाला है। सारे के सारे कक्षक कैसे होंगे, पूर्ण भरे हुए होंगे, पूर्ण भर गए, एक रिक्त कक्षक है। तो अब देखिए निम्न ऊर्जा कक्षक पूर्ण भरने के बाद उच्च ऊर्जा कक्षक अपने आप भरने लग जाता है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो उसका कोई ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह से बात करें तो यहाँ पर क्या ले T2-5 एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, ये थोड़ा याद रखना है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस स्थिति में आपका जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है इसके लिए D9 विन्यास है वो बहुत बार पूछा जाता है कि जो आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसके लिए D9 विन्यास लिखिए। देखिए इस तरह की स्थिति तो बना सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है लिखें तब गलती होती है, क्योंकि अपने को ध्यान में क्या रहता है कि E कक्षक ऊपर के लिए है, ठीक है ना। तो नीचे वाले में क्या करते हैं T2 लिख देते हैं। तो ये थोड़ी स्थिति है गलत है, इसको आपसे बचना है। तो यहाँ पर आपको इसमें चीज़ ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन जो निम्न ऊर्जा वाले हैं E4 हो जाते हैं और T2-5 T2-5 क्यों है, क्योंकि ऊर्जा कक्षक में एक अयुग्मित 5 इलेक्ट्रॉन इसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होता है। दूसरा सुनना है इसके साथ, अगर आपका D10 विन्यास हो तो भाई D10 के अंदर भी तो स्थिति वही है, E4 T2-6 क्या देखने को मिलेगा 6, ये इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर बात करें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ पर बात करें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या n इक्वल्स टू क्या है 0 कह सकते हैं। मैं देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को दिखा रहा हूँ n, तो 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बात करें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्थिति थोड़ी ध्यान रखनी है। अब इसके लिए देखिए CFSC ऊर्जा का मान लिखना है, तो यहाँ पर CFSC का जो मान है अपन यहाँ पर नोट करेंगे। तो ऊर्जा का ऊपर मान लिखा हुआ है, आप उसी को नोट करते हुए
इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो CFSC है इसका मान लिखते हैं। सबसे पहले आते हैं E1, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, n इक्वल्स टू क्या है 1 और यहाँ पर n इक्वल्स टू है 0, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा पूरा का पूरा 0, तो जो मान है क्या हो जाता है -0.6 डेल्टा T। दूसरी स्थिति देखिए, इसके लिए बात करें, यहाँ पर कितना है इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन 2 गई, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है -1.2, बाकी तो 0 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है ये 0 है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर बात करते हैं इस स्थिति के लिए, तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, क्योंकि ये क्या है पूर्ण भरा हुआ है। भाई D9 के लिए लिख रहे हैं पूर्ण भरा हुआ है। यहाँ पर देखिए एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते n इक्वल्स टू 1, तो इसके लिए ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा। भाई इसकी सिंबल कैसा है माइनस है, तो ओवरऑल जो मान क्या होता है पूरा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ऊर्जा का मान -0.4 dt हो जाता है। ध्यान रखिए यहाँ पर ये ऊर्जा का मान है, क्योंकि माइनस सिंबल आपका पहले यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए ये भी जो सिंबल लगा रहे हैं ये भी माइनस का होगा। हालांकि ये संख्या भाई 0 है, लेकिन फिर भी क्या है माइनस प्लस, तो ओवरऑल क्या हो जाता है माइनस, तो यहाँ पर ये वैल्यू मैंने किस रूप में लिए माइनस के रूप में। अगला सुनना है, अगला है भाई D10 विन्यास है, पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पर जो CFSC का मान है वो क्या हो जाता है 0 होगा, मतलब ये विन्यास इस तरह से देखने को मिलता है। इसके अलावा जो विन्यास होंगे उसके बारे में है अपन अगर बात करें, तो वो सारे के सारे क्या हैं आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। D1, D2, D9 और D10। D10 के लिए ये सामान्यतः आपको इस तरह से विन्यास है वो आपको देखने को मिलेंगे, और इस तरह से अपन ने देखा कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर कहीं उपस्थित होता है तो उसके लिए CFSC है, उसमें जो d ऑर्बिटल्स होंगे जिनको अपन संभ्रंश d कक्षक बोले थे, तो उनमें क्या देखने को मिल रहा है स्प्लिटिंग इस तरह से देखने को मिलेगी। इसमें T2 ऊपर वाला कक्षक और E नीचे वाला कक्षक। अगर यहाँ पर बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें अगर बात करें सबसे पहले निम्न ऊर्जा के कक्षक और उसके बाद उच्च ऊर्जा कक्षक भरे जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें भाई इसके अलावा जो विन्यास रखते हैं जैसे D3 है, D4 है, D5 है, D6 है, D7 है और D8 है, उनका जो विन्यास लिखा जाएगा तब वहाँ पर आपको जो है लिगेंड की प्रकृति है उसके बारे में जो है ध्यान रखना होता है कि भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, तो उसके लिए आपको जो है इनमें अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन विन्यास प्रदर्शित करना होता है। ये था डियर स्टूडेंट आपके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो आपने आज स्प्लिटिंग देखी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है अपने इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और साथ में ये बात करेंगे कि भी किस तरह से इनमें जो है आपका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसकी वजह से अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय यौगिक बनाए जाएंगे, और साथ में अपन इसमें इस तरह से देखेंगे कि ये जो विन्यास बनाए जा रहे हैं उसके लिए क्या क्या स्थितियाँ जिम्मेदार होती हैं, या फिर कह दें इनके लिए ये जो कंडीशन है वो किस तरह से है। आपको थोड़ा बस इतना ही ध्यान रखना है कि D1, D2, D9 और D10 यहाँ आपको कोई विशेष अंतर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर मुख्य रूप से जो एक चीज़ आपको पहले बता रही कि भी अवशोषण हो या फिर उत्सर्जन हो, मुख्य रूप से आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो ऊर्जा है उसका खर्च ज़रूर होता है, और जो E है उसका मान इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और T2 का मान इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब जो पहले ऑक्टाहेड्रल में स्थिति थी उसके जस्ट विपरीत हो गई, 0.6 अपन बाद में बता रहे थे, अब वो क्या होती है पहले आ जाती है।
तो ये स्थिति आपके किस में देखने को मिलती है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आई होप यू डियर स्टूडेंट आज का अपना वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है बनाते रहें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।